ये केमिस्ट्री का पार्ट 4 है। अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है और ये चौथा पार्ट है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये दूसरा पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एटॉमिक मॉडल भी देखा था। एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने देखा था जॉनसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, मैक्सवेल का मॉडल, बोर मॉडल, ये सब देख लिया था हम लोगों ने। नाभिक वगैरह के बारे में देखा था। सब एटॉमिक पार्टिकल भी हम लोगों ने देखा था। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने बताया था कल के हम लोग आज समस्थानिक, संभारिक ये सब पढ़ेंगे, तो उसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समस्थानिक। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। देखिए इसमें क्या होता है। आइसोटोप यही होता है कि कोई एक परमाणु होते हैं, लेकिन जो उनकी परमाणु संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है और उनका द्रव्यमान जो होगा वो समान होगा। जैसे हमने बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नाभिक में प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, जो परमाणु संख्या है प्रोटॉन के कारण, और जो द्रव्यमान है वो है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन के कारण। मैं पिछले वीडियो में देखा था। तो इसमें क्या होता है कि जो परमाणु संख्या है वो समान होती है, यानी कि जो प्रोटॉन होगा वो नाभिक में समान होगा। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होगा वो समान होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग होगा, यानी कि न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा होंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है हाइड्रोजन, क्योंकि एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन है जिसके समस्थानिक का नाम भी अलग अलग है। कार्बन का भी समस्थानिक है, C14 होता है, एक C12 होता है। इन सब का अलग अलग यूज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है C14। इसी से हम लोग का आयु ज्ञात करते हैं। देखते हैं कोई अगर मिलता है पुराने ज़माने में फॉसिल्स फ्यूज, तो उसका आयु ज्ञात किया जाता है। कोई इंसान मिलता है, किसी का हड्डी मिलता है, तो इसी से आयु ज्ञात करते हैं, C14 से ही। देखिए हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उनके 3 नाम है। देखिए कैसे काम कैसे करता है उसको समझ आ जाते हैं। का नाम है प्रोटियम। तो इसके 3 समस्थानिक है। तो एक जो समस्थानिक है, तो प्रोटियम का जो परमाणु संख्या है वो तो 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 है। ठीक, और ये जो ड्यूटेरियम है इसका परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान इसका 2 है, और इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3, यानी परमाणु संख्या 1 है, यानी कि प्रोटॉन तो इसमें 1 ही है, सभी में 1 प्रोटॉन है। लेकिन देखिए इसमें अगर द्रव्यमान अगर 2 हो रहा है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा। इसमें 1 न्यूट्रॉन। तो ये इसका अंतर होता है। देखिए कुछ इसका और एग्जाम्पल है, जो कि फैक्ट वगैरह भी एग्जाम्पल भी। सबसे सर्वाधिक जो आइसोटोप होता है वो पोलोनियम का होता है। पोलोनियम, इसके 27 होते हैं आइसोटोप। और बात करें अगर और अन्य के, जैसे हमने C14 को बताया, C14 का जो प्रयोग होता है वो जीवाश्म का आयु ज्ञात करने में होता है। ये क्वेश्चन आता है। और भी होते हैं जैसे यूरेनियम 235, इससे जीवाश्म का आयु ज्ञात करते हैं, इससे चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं। इससे पता चलता है, हमने ज्योग्राफी वाला अगर आप लोग लेक्चर देखें तो हमने बताए थे कि कोई सिनोजोइक काल का है, कोई क्रिटेशियस काल का है, तो इसी से पता चलता है, यूरेनियम 235 से। और आयोडीन का भी है। आयोडीन का जो 131 होता है उससे झींगा का उपचार होता है। ये सब सवाल आते हैं आयोडीन के समस्थानिक से क्या लाभ हैं। और आर्सेनियम का 74, इससे ट्यूमर ठीक होता है। सोडियम का 24, तो सोडियम का ऐसे 22 होता है, लेकिन जो 24 वाला है उससे रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का माना, जब रक्त का थक्का बनता है तभी आपका खून रुकता है। कई सारे रोग होते हैं जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता है, फिर आदमी रक्त अल्पता के चलते मर जाता है, उसको एनीमिया हो जाता है। फिर कोबाल्ट 60, इससे कैंसर ठीक होता है। और Fe56 आयरन का जो 60 उससे एनीमिया रोग में होता है। एनीमिया यही रक्त अल्पता वाला ही रोग है, इससे एनीमिया ठीक होता है। तो ये समस्थानिक हो गए। संभारिक भी देखिए इसी से मिलता जुलता है। पहला हो गया ये भी
संभारिक, इसको बोलते हैं आइसोबार। इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसमें क्या था कि परमाणु संख्या अलग था और दरम्यान परमाणु संख्या समान था, दरम्यान संख्या अलग था। लेकिन इसमें होगा कि परमाणु संख्या ही अलग होगा और द्रव्यमान मतलब कि समान होगा। तो इसमें ऐसा होता है कि ये दोनों अलग अलग एटम होते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का लें तो नाइट्रोजन का 7 और 14, और कार्बन का हमने ये बता दिया C614। तो यही हो गया, ये हो गया संभारिक। इसमें देखिए 7 अगर है तो प्रोटॉन इसमें 7 है और इसमें न्यूट्रॉन भी 7 होगा। इसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 है। ये 14 इसका भी द्रव्यमान संख्या होगा, 14 इसका 14 दोनों का द्रव्यमान संख्या होगा। तो यही है संभारिक कि द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। तीसरा और होता है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसमें थोड़ा समझना रहता है। ये दोनों तो सिंपल है। ये बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन समान हो। तो न्यूट्रॉन समान कैसे होंगे, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी से नाइट्रोजन कहते हैं, एक कर लेते हैं C614 और नाइट्रोजन का ही एक भाग होता है 7N15। तो इसमें भी न्यूट्रॉन 8 हो गए, इसमें भी न्यूट्रॉन 8 हो गए, नाइट्रोजन का ही। तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन समान होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे समान होंगे, जब वो एक देगा उसको, ये हम लोग आगे विक्रिया में देखेंगे। फिर एक आता है आइसोडाइपर। ये सब सवाल नहीं आते हैं, बस समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है वो समान होता है, प्रोटॉन का अंतर समान होता है। और एक होता है आइसोस्टर, इसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अंतर समान होता है, बस यही है। तो ये हो गए हमारे समस्थानिक संभारिक। इम्पोर्टेंट इसमें ये समस्थानिक, इसका ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो भी फैक्ट है। और संभारिक को बस समझ लीजिएगा, संभारिक किसे कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक तो समझ में आ ही रहा है कि न्यूट्रॉन समान होगा, और भारिक मतलब भार समान हो, द्रव्यमान। तो ये हो गया सिंपल से। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान हो। आइसोडाइपर इससे सवाल नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होना चाहिए, दोनों के बीच में जो अंतर हो वो समान हो। और आइसो इलेक्ट्रॉन, और ये आइसोस्टर हो गया, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अंतर समान हो, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैसे। ये हमने कल बताया था कि एक एटम का ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सेल में कक्षा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। ये कक्षा कैसे भरा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किसी में 2 होता है, किसी में 8, 18, 32। तो इसको भरने का जो भी नियम है वो समझ रहे हैं, और इसको बोर ने बताया था। इस नियम को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा या कोष भी कहते हैं, दोनों का नाम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, सेल एंड ऑर्बिट। इसी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और ये फिक्स रहते हैं ऑर्बिट। जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। और इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर। हमने बताया था कि इसको भरने का एक फार्मूला दिया था नील्स बोर ने, 2n²। और उन्होंने बताया था कि 4 होते हैं, K, L, M और N। तो इस प्रकार होते हैं। और हमने बताया था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये होगी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और 4 कक्षा हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया, इन कक्षाओं के अपने नाम भी है। तो ये पहले वाले को बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उसके बाद होता है ये फर्स्ट सेल, फिर फर्स्ट सेल के बाद होता है इसी निकालते हैं, तो इसी से ही निकालते हैं। तो ये 4 कक्षाएं होगी।
और देखिए इनका नाम कैसे कैसे रखा गया है। जैसे जैसे आप इस कक्षा से इस कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा, इस कक्षा में इस कक्षा में ऊर्जा जाएंगे। हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन, बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपना कक्षा बदलता है तो अगर ऊपरी कक्षा में जाएगा तो बाहर से एनर्जी लेता है, और निचली कक्षा में जाता है तो एनर्जी अपना कम करते रहता है। तो ये होता है कि निचली कक्षा एल, एम और एन। हमने बताया था कि तो अगर पूछेगा कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी तो के की होगी। देखिए के का मान होता है 1, एल का मान 2, एम का 3 और एन का 4। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको बैठा देंगे। तो अगर एन की जगह पर 1 लेंगे तो हो जाएगा 2, एन की जगह पर अगर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 8, 3 तो 18 और 4 तो 32। इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका और भी होता है एसपीडीएफ, अभी इसमें उपकक्षा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर के में पूछे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम होता है, पहले ये वाला सेल भरेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इस ये वाला भरेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18, इसमें 32, ऐसे भरते जाएगा। और इसमें ये भी है कि जो अंतिम जो ये होगा सेल, इसमें मैक्सिमम 8 ही रह सकते हैं, यानी कि एल वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें मैक्सिमम 8 ही रहेंगे। तो ये हो गया कक्षा के बारे में। कक्षा यही है, 2n² इसका फॉर्मूला है, के एल एम एन होगा इसका कक्षा का नाम, और इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और ये हो गया कक्षा। चलिए अब इसके अंदर होता है एक उपकक्षा। उपकक्षा इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट इसको दिगंशी भी कहते हैं, एजीमोथल। इसको जो था कक्षा को तो इन्होंने ही बताया था, रदरफोर्ड ने, फिर बाद में बोर ने इसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसको खोजा था सेमरफील्ड ने। सेमरफील्ड नाम इम्पोर्टेंट है, सेमरफील्ड, जो हम लोग आप लोगों ने शायद 9-10 में किया होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2s2 2p6 ऐसे करके निकालते हैं, तो एसपीडीएफ यहीं आता है। और इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या निश्चित होती है, तो इसमें आता है 4 उपकक्षा, एस, ई, डी और एफ। इसमें जो होगा वो मैक्सिमम 2 हो जाएगा, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। देखिए इसको हम लोग के आधार पर अगर बांटे तो देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो के अंदर आ जाएगा एस। अगर हम बात करें एल की, तो एल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आ जाएगा एस का 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 6। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एस का 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 6 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम बात करें एम का, तो एम में है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एस का 2, तो इसमें एस का 2 इलेक्ट्रॉन, पी का 6 इलेक्ट्रॉन और डी का 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो अगर के में पूछे कितने हो जाएगा, तो एक एस, एल में एस पी। जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसी आधार पर हम लिखते हैं। पहले लिखेंगे 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, ऐसे करके हम लोग करते रहते हैं। तो ये इसी आधार पर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकक्षा के आधार पर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिक्स है, हम लोग बस यही याद करना है कि उपकक्षा किसको कहते हैं, एसपीडीएफ को। इसमें 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और के में इतना, अगर ऐसा आ जाए कि एम कक्षा में कितने उपकक्षा होंगे, तो एसपीडी 3 के उपकक्षा होंगे। तो यही सवाल में आता है, इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, फैक्ट वगैरह ज़्यादा है। और इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल। इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं कक्षक, इसको हम लोग ये बोलते हैं ऑर्बिटल। और फिर देखिए इसके में क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पूरा खोखला है एकदम। हमने बताया था कि इसका जो द्रव्यमान है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है, द्रव्यमान नहीं, इसका व्यास 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 फर्मी है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे आखिर इतने बड़े क्षेत्र में, तो इसी के लिए ये कक्षक बनाया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसकी अलग अलग आकृति होती है, जैसे एस की आकृति पूछता है कक्षक में। तो अगर एस की आकृति बात करें तो इसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये गोलाकार आकृति में होता है। फिर पी का आकृति पूछेगा, पी का आकृति होता है डमरू के जैसा, ऐसे। और बात करें डी की आकृति तो ये होता है द्यू डमरू,
F की आकृति, ये तो अनिश्चित आकृति होती है, जटिल होती है, क्योंकि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 32 इलेक्ट्रॉन का आप आकृति तो बना नहीं सकते हैं। तो ये हो गया इसमें कक्षा के बारे में। और भी होता है कक्षक में, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को पता करना है तो कैसे करना है, तो वो 11वीं क्लास के लिए वो इसमें नहीं आएगा। इसमें जैसे मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग रखते हैं, जिसमें वो कक्षा का बताता है, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये कक्षाओं को भरने के लिए कुछ नियम है, 2-3 नियम देख लेते हैं। चलिए वो भी समझ ही लेते हैं कि जो कक्षक होते हैं उनको जो भरने के 4 नियम दिए गए हैं। कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं, वो आकृति बनाते हैं और वहीं पे पाया जाता है, उसी को कक्षक बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की ज़्यादा प्रत्येकता होती है। तो उनको पता करने का जो होता है 4 क्वांटम नंबर दिए गए, 4 क्वांटम नंबर। पहला होता है मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर को हम लोग n से कहते हैं, n से दर्शाते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन का कक्षा बताता है कि कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तथा इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बताती है कि नाभिक से वो कितना दूरी है। और तो ये सब ऐसे ही फैक्ट आ जाए, नाभिक से दूरी कौन बताता है, और फिर ऊर्जा भी बताता है। ये हो गया मुख्य। फिर दूसरा होता है दिगंशी। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग L से लिखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताता है। फिर एक दिगंशी हो गया, एक चुंबकीय, और चौथा होता है चक्रण। ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, N L M, और इसको इससे दर्शाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा बताती है, -1/2 और 1/2 प्लस में होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये M जो होता है वो कक्षा को 3D बताता है, कक्षा 3D है, उसका मतलब जो आकार है वो बताता है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि एटम जो भरने जाते हैं कक्षकों में, उससे संबंधित 1-2 सिद्धांत है जिससे सवाल आते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है अफबाऊ का नियम। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले सबसे कम ऊर्जा में भरे जाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे फिर उच्च ऊर्जा में जाएंगे। तो कम ऊर्जा किसकी थी? K की, फिर L की, M की, N की। तो यही है इनका नियम, कम ऊर्जा में सबसे पहले भरेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो K हो जाएगा, S में सबसे पहले भर देंगे, सबसे पहले मतलब पास वाले में भरेंगे। फिर दूसरा नियम था पाउली का नियम। पाउली के नियम को अपवर्जन नियम कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। जैसे ये 4 क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये पता करता है, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है। ये तो सिंपल सा है, अगर चारों समान होगी तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह आ जाएगा। ये कोई बड़ा इनका थ्योरी था नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगी। उन्होंने कहा कि उनका चक्रण उल्टा होता है, जैसे एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे और ये ऐसे होगा। तो ये कोई सिंपल सा नियम है। और तीसरा था हिंड का नियम। इनके नियम को कहा जाता है अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का नियम, इनके नियम के में ये था कि जो एक ही जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक इस साइड रहेगा और एक उल्टा साइड में रहेगा। तो इन्होंने ये कहा था कि जो देखिए बना दें एक चित्र, ये हो गया, ये मान लीजिए ये P हो गया। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये P हो गया और अगर इलेक्ट्रॉन 4 ही अभी P सेल में, तो पहले एक एक भरेगा, फिर ऐसे भरेगा। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं भर जाएगा कि पहले एक वाला कक्षक पूरा हो गया, 4 हो गया, तो ऐसे नहीं भरेगा, ये गलत है, ये वाला सही है। तो बस यही था इनका नियम, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया, जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ना होता है ये सारे ख़त्म हो गए, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। यही सब 3 नियम ये आप समझ लीजिएगा। अफबाऊ का नियम है, पहले कम ऊर्जा भरेगा फिर आगे बढ़ेगा। फिर पाउली का नियम था कि 2 इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। और मूल्य का अधिकतम नियम, पहले एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये था इनका नियम। अब आगे हम लोग देख लेते हैं संयोजकता, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन उससे आते हैं। फिर हम लोग रासायनिक बंधन देखेंगे। संयोजकता वो छोटा सा चैप्टर है,
इसको हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। फिर संयोजकता, हमने पहले भी आपको संयोजकता बताया था, लेकिन यहाँ पर सही से समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो हमने बताया कि जो भी एटम्स होते हैं वो जब अभिक्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया करते हैं अपने बाहरी, जो उनकी कक्षा में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है तो उस अनुसार से अभिक्रिया करते हैं। और बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये बाहरी कक्षा है, चौथी कक्षा, ये हमने बनाया था, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। और इस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो संयोजकता में यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई है, अगर किसी की कक्षा में बाहरी इलेक्ट्रॉन में, इसका ये कहना है कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के और ये वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ला देगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो भाग लेते हैं। और संयोजकता क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग के, संयोजकता का मतलब ये होता है, समझिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग के या लेके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दे तो उसी को संयोजकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम होता है 281, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1। ये हो गया। अगर हम ले लें क्लोरीन को, तो क्लोरीन में 2, 8 और 7, इसका 17 होता है। तो क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। या 4 इसमें भी होता है, इलेक्ट्रॉन वाला छोड़ देते, 4 को हम लोग साइड ही रखते हैं। तो अगर 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, बाहरी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी भी संयोजकता हो जाएगी 1। तो वही है कि कितना उसको इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपनी कंप्लीट कर लेना है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, देखिए आप लिख देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता मतलब 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, तो 8 माइनस 7, इसका भी 1 हो गया। और इसका भी अगर 1 है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दे देगा, तो इसका भी हो जाएगा 1। यही है संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब। संयोजकता को संयोजक लिख देते हैं। जैसे संयोजकता जो है और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाहरी वाले हो गए। तो अगर कक्षा में 1 से लेकर 4 तक है, 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता क्या होगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इसका संयोजकता हो जाएगा। और अगर 5, 6, 7, 8 हैं तो 8 माइनस हो जाएगा। यही सिंपल है, मतलब जितना उसको चाहिए या देना है या लेना है तो वो हो जाएगा उसका संयोजकता। सिंपल सा ये फार्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं, रासायनिक बंधन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। इसी में क्या होता है कि जो भी ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास वाले जो अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियॉन, रेडियम, रेडन, जेनन जो भी होते हैं उनके पास वो जाना चाहते हैं। तो उनके पास जाने के लिए अपना अगर इलेक्ट्रॉन, अगर 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका भी 8 हो गया, तो ये पास वाला अक्रिय गैस के बराबर हो जाएगा। बाहरी कक्षा में उन लोगों को बस केवल 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। हालांकि हीलियम जो है वो भी अक्रिय गैस ही, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो होता है भिन्न से 2, 4 होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये एक अपवाद है, बाकी सब गैस में के अंतिम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और केवल अक्रिय गैस के 8 ही तत्व होते हैं, ये सब 8 करने। इसीलिए अक्रिय गैस जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये हो गया। कुछ और फैक्ट लिख देते हैं। कार्बनिक तत्व के लिए जो अष्टक नियम दिया था वो लुई ने दिया था। 1-2 और सिद्धांत है इसमें, देख लेते हैं इसको मिटा के। 1-2 और सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का। ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इससे बहुत सवाल आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन सवाल बहुत आते हैं। सिंपल सा सिद्धांत है। इसमें ये कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक का चक्कर लगाता है।
जब उसका चक्कर लगाता है तो हम लोग एक साथ उसका वेग और उसकी स्थान दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। तो यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। थोड़ा सिंपल था, ऐसे ही सवाल आएगा। और एक और सिद्धांत है डी ब्रोगली का सिद्धांत। इनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण और तरंग दोनों रूप में कार्य करते हैं। ये आप प्रकाश में भी देखेंगे, प्रकाश का जो फोटोन होता है वो कण की तरह काम करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी काम करता है। तीनों ने भी यही दिया था और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ये सब तरंग दैर्ध्य कण तरंग फिजिक्स का ही चैप्टर है, या बस इतना ही समझ लेना। वो संवेग जो होता है उसका उल्टा होगा। इन्होंने यहीं पे एक फार्मूला दे दिया था, जो इनका फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है 1/h/p। पी को अगर हम लोग तोड़ देते 1/h/mv होता है संवेग का, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। तो ये है। तो इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जब कण की तरह काम करेगा तो उसका फार्मूला ये होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जब तरंग की तरह कार्य करेगा तो वो आइंस्टीन का फार्मूला E=mc²। तो फिर उन्होंने दोनों को जोड़ दिया था और एक नया फार्मूला दिया था। इतना तो डिटेल में नहीं आता है, फिर भी देख लेते हैं। E बराबर mc² हो जाएगा और E=mhv भी होता है। तो अंतिम इनका यही फार्मूला था कि λ=h/mc। यही इनका फार्मूला है। मतलब यही बस इनका ये हम लोग को ये याद करना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कण और तरंग की तरह दोनों तरह काम करता है। और तीसरा था प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम ये भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट भी दिया था। प्लैंक कांस्टेंट है 6.623 × 10⁻⁻34। ये याद करिए, जैसे एवोगाड्रो नंबर था वैसे ये भी है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो ऊर्जा आता है वो एक बंडल की तरह आता है और उस बंडल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। जो भी ऊर्जा आता है सूर्य से भी या कहीं से, तो ऊर्जा एक बंडल में आता है, अकेले अकेले नहीं आता है, तो उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। उन्होंने यही बताया था और इन्होंने ही ये वाला फार्मूला दिया था E=hv। और इसी फार्मूला पे इन्होंने ये वाला फार्मूला अपना फिक्स कर दिया। E=mc² भी है और E=hv है। तो फिर E को कॉमन ले लिए तो mc²hv। तो यही वाला फार्मूला है और v का मान हो जाएगा c/λ। और फिर ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे v जो है वेलोसिटी, वो लाइट का वेग और उसका जो द्रव्यमान जो होता है वो लाइट के वेग और उसका जो तरंग दैर्ध्य है उस पर करता है। और ये एक सी से कट जाएगा तो फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा h=mc। ये वाला फार्मूला है। इतना मैथ नहीं बनाना है लेकिन है। और जब हम लोगों ने इतना देख लिया है तो एक और चीज़ देख लेते हैं। परमाणु और आयन हमने बताया था कि एक परमाणु होता है और आयन जो होता है वो स्टेबल होते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको हम लोग यहीं तो कर लेते हैं। परमाणु यानी कि एटम और आयन, तो ये जो होते हैं परमाणु वो विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज मतलब अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया है तो उस पर चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वो देगा, जैसे हमने बताया था क्लोरीन का 287, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज आएगा Cl-। और सोडियम का मैंने बताया था 2, 8 और 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज आएगा प्लस। यही है। तो ये जो है ये हो गया एटम और ये हो गया उसका आयन। तो ये जो है एटम जो है वो विद्युत उदासीन है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं, और इस पर आयन होते हैं, ऋणायन या धनायन होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव होंगे। ये जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी नहीं है, ये दूसरे के साथ अभिक्रिया करना चाहते हैं। लेकिन ये जो होते हैं आयन वो अस्थायी होते हैं क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो ये अब कंप्लीट हो गए हैं। तो यही है। तो अगर ये अस्थायी है तो ये क्रियाशील ज़्यादा होंगे अभिक्रिया में और ये कम क्रियाशील होंगे।
अगर कम ज़्यादा क्रियाशील है तो ये अभिक्रिया में यहीं भाग लेते हैं, जब भी अभिक्रिया होती है। आगे देखेंगे, अभी रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे कैसे होता है, रासायनिक बंधन कैसे बनता है, और ये भाग नहीं लेते हैं। तो यही है परमाणु और आयन के बीच अंतर। और फिर हम लोग जब ये पढ़ ले तो हम लोग अब रासायनिक बंधन पढ़ेंगे, तो उसको अगले टॉपिक में ध्यान देते हैं। इसको इतना पे बंद करते हैं। रासायनिक बंधन एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसको कल के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।